नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अदाकार और सियासतदान रजनीकांत का बीजेपी की जीत पर बयान सामने आया है। रजनीकांत का कहना है ये जीत मोदी की जीत है। वो एक करिश्माई लीडर है। जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के बाद वो एक करिश्माई लीडर है। मैं मोदी जी की हलफबरदारी तकरीब में जाऊंगा, ऐसा रजनीकांत का कहना है। राहुल गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ये भी रजनीकांत ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है राहुल ये साबित करेंगे कि वो काम कर सकते हैं। जमहूरियत में अपोजिशन मजबूत होना चाहिए। इस वक्त की काफी अहम खबर नाजरीन, अदाकार और सियासतदान रजनीकांत का बीजेपी की जीत पर बयान सामने आया है। रजनीकांत का कहना है कि ये जीत मोदी की जीत है। वो एक करिश्माई लीडर है। जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के बाद वो एक करिश्माई लीडर है। रजनीकांत का कहना है कि मैं मोदी जी की हलफबरदारी तकरीब में जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। राहुल को ये साबित करेंगे कि वो काम कर सकते हैं। जमहूरियत में ऑपोजिशन मजबूत होना चाहिए। नाज़रीन, आम इंतखाबात में यूपीए को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस हार की वजूहात को तलाश करने की हर सतह पर कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी के लीडर सर जोड़कर बैठे हैं। इस मीटिंग में दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे, जिनमें अशोक चौहान, जयंत पाटिल, अजीत पवार और धनंजय मुंडे काबिल जिक्र हैं। इस मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात में आने वाले असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से लाहे अमल भी मुरतब किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मीटिंग होनी है एनसीपी और कांग्रेस की, और क्या कुछ इस मीटिंग में डिस्कस होगा? जो शिकस्त मिली है, जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा है यूपीए को, क्या कुछ मजीद इसमें डिस्कस होगा? कौन कौन से लीडरान जो है इस मीटिंग में शामिल होंगे? देखिए, कुछ ही देर में जो है बैठक शुरू होगी और यहाँ पर अशोक चौहान, जयंत पाटिल, अजीत पवार, धनंजय मुंडे समेत कई बड़े नेता जो है कांग्रेस एनसीपी की इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के एजेंडे की बात करें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारी शिकस्त मिली है कांग्रेस एनसीपी को, उससे विचार होगा। राज ठाकरे, जिस तरह से राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार ना उतारकर कांग्रेस एनसीपी के लिए प्रचार किया था, लेकिन वो फैक्टर जो है कहीं न कहीं इनके लिए दुखदायी साबित हुआ और शिकस्त जो इन्हें मिली उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर राज ठाकरे भी है। तो उस फैक्टर पे भी चर्चा होगी। क्या राज ठाकरे का इनके लिए चुनाव करना, इनके पक्ष में ना होना कितना जो है दुखदायी हुआ इस पार्टी के लिए। दूसरी बात है वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। प्रकाश अंबेडकर इसके पहले कांग्रेस एनसीपी के साथ थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर सही तरीके से न होने के कारण उन्होंने अपना खुद के जो सारे उम्मीदवार है 48 सीटों पे उन्होंने उतारे। जो कहीं न कहीं जो दलित वोट है, जो पिछड़ा वोट है, वो कहीं न कहीं वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ जो खिसक कर गया, ये भी हार का एक महत्वपूर्ण कारण है कांग्रेस एनसीपी का। तो ये राज ठाकरे फैक्टर, वंचित अघाड़ी का फैक्टर, और ये जो है एक बहुत बड़ा जो है डिस्कशन का मुद्दा जो है आज की बैठक में रहेगा। क्योंकि मैं बताऊं कि खुद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान की अगर बात करें, पूर्व मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम की बात करें, मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त, ये सारे नेता जो है हार चुके हैं। इनको भारी हार का जो सामना करना पड़ा। उर्मिला मातोंडकर को उतारा गया था गोपाल शेट्टी के सामने, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। इन सारे फैक्टर पे जो है आज जो है बैठक होगी। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताऊं जी कि राधा कृष्ण विखे पाटिल का बीजेपी में शामिल होने की जो चर्चा चल रही है, उस पर भी विचार विमर्श होगा। क्योंकि आज सुबह ही राधा कृष्ण विखे पाटिल ने गिरीश महाजन से मुलाकात की और देर शाम जो खबर आ रही है कि गिरीश महाजन, राधा कृष्ण विखे पाटिल दोनों की मुलाकात जो इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पे होने वाली है। और 30 तारीख के बाद, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद ये चर्चा है कि इन्हें जो है बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा और इन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी। तो ये भी एक डिस्कशन का मुद्दा जो आज की बैठक में है। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की इतनी बड़ी शिकस्त की वजह ये भी रही है कि उन्होंने जो है सही कैंडिडेट्स नहीं उतारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्या इसको भी डिस्कस किया जाएगा? कि इस पर भी गौरखोज किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस कैंडिडेट्स की हार हुई है, क्या उसको एक फैक्टर समझा जाएगा? क्या कुछ तब्दीली लाई जा सकती है?
देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि चुनाव के पहले एक ऑडियो जारी हुआ था। अशोक चौहान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मनमाने ढंग से जो है टिकट बंटवारा किया गया है और इसमें दिल्ली के नेताओं ने जो है अपनी मनमानी चलाई है। ये वायरल हुआ था एक ऑडियो उसका। तो हमने ये देखा कि कई सारे जगह पे जो है भीतरघात जो है देखने को मिला कि जो उम्मीदवार वहां मेहनत कर रहा था उसे टिकट न देकर दूसरे को दिया गया, जिसकी वजह से जो है आपसी भीतरघात के चलते जो है यहाँ पे हार का सामना जो है करना पड़ा। मैं बताऊं, सारे बड़े नेता अशोक चौहान की बात करें, खुद अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को जो है चुनाव में उतारा गया था और पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुंबई में संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त, ये सारे लोग जो है चुनाव हार गए। तो कहीं न कहीं आपसी जो रंजिश है, आपसी जो गुटबंदी है, इसका सामना भी कांग्रेस एनसीपी को करना पड़ा। और एक चीज आपको बताऊं, जैसे ही ये रिजल्ट आया उसके बाद एनसीपी का बयान ये आया था, नवाब मलिक ने बयान दिया था कि कांग्रेस कहीं न कहीं सही उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाई, वरना कम से कम 10 सीटें जो है हम जीतते हैं। तो 10 सीटों की हार का कारण कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज अहम चर्चा होगी। जी अमित, और जिस तरह से फार्मर्स का डिस्ट्रेस एक काफी ज्यादा इशू बना हुआ था, किसान जो है सड़कों पर आए थे, बावजूद इसके कांग्रेस और एनसीपी को वोट नहीं मिलकर बीजेपी शिवसेना को वोट मिला है, कैसे समझा जाए इसको? देखिए, किसानों के मुद्दे को जो बार बार जो है कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे जो विरोधी पक्ष पार्टियों ने उठाया हुआ है और सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि किसानों की मदद के लिए लगातार सरकार अग्रसर है, लगातार सरकार कोशिश कर रही है। बहुत सारे किसानों के अकाउंट्स में पैसे भी चले गए, लेकिन कुछ जगह जो है स्थानीय यानी लोकल लेवल पे खामियां सुधारा जा रहा है। इस मुद्दे को लिया गया था सामने, लेकिन आपको याद होगा कि एक मार्च जो है निकलने वाला था, नासिक से मुंबई आने वाला था लाखों किसानों का, लेकिन उसको जो है सरकार ने समझाया और सरकार ने ये कहा कि वो सारी मांगे आपकी पूरी होंगी और उस मांगों पे लगातार बैठकों का दौर शुरू है। तो कहीं न कहीं किसानों का भरोसा जो है बीजेपी पे बना रहा है, जिसकी वजह से इन्हें करारी जो है हार का सामना करना पड़ा। एक चीज मैं आपको बताऊं, 17 जून से जो है महाराष्ट्र सरकार का मॉनसून अधिवेशन शुरू होने वाला है। तो आज की बैठक में किस तरह से जो अधिवेशन में सत्ताधारी पार्टी को घेरा जाए, ये भी एक अहम मुद्दा जो है ये आज की बैठक में है। और इन सारे मुद्दों पे जो है कांग्रेस एनसीपी के लीडर जो है मिलकर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल अमित, और जो खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे भी चुनाव इंतखाब लड़ सकते हैं, उस मुतालिक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। 1966 में जो है शिवसेना पार्टी का गठन हुआ था और 52 साल बाद जो है एक नया अध्याय जो शिवसेना लिखने जा रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जो है यहाँ चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है कैसे सामने आया कि सोमवार को जो है आदित्य के चचेरे भाई और युवा सेना में उनके सहायक है वरुण सरदेसाई ने सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में वरुण ने ये लिखा कि मिशन 2019 विधानसभा चुनाव के लिए यही सही वक्त है, यही सही मौका है और महाराष्ट्र आपका इंतजार कर रहा है आदित्य ठाकरे। तो इस पोस्ट के बाद जो लगातार सरगर्मियां बढ़ गई हैं कि आदित्य ठाकरे जो है ये जो है मैदान में उतर सकते हैं। और एक और जो खबर आ रही है कि 5 जून को जो है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और शायद उप मुख्यमंत्री पद जो है शिवसेना को मिल सकता है, क्योंकि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ एनडीए में सबसे बड़ा घटक दल शिवसेना यानी 18 सीटें जो है महाराष्ट्र से शिवसेना ने जीती हैं। तो सबसे बड़ा घटक दल बनकर बीजेपी के बाद शिवसेना ही उभरा है। तो निश्चित तौर पे जो है इस जीत के बाद शिवसेना को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, उनके जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रियों की संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है राज्य में। ये सारे संकेत जो है सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, आम इंतखाबात में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी में इस्तीफे की पेशकश करके सबको हैरान कर दिया है। राहुल अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हालांकि पार्टी ने उन्हें अगला सदर मुंतखब किए जाने तक कामकाज देखने को कहा है। इस बीच कांग्रेस में रूठे राहुल को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। उनके घर पर मुलाकात करने वालों का ताना बाना लगा हुआ है। सचिन पायलट, प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उधर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि राहुल पार्टी के सदर बने रहेंगे, वो सबसे मिल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने आज शाम 4:30 बजे पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग अपने घर बुलाई है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर का कहना है कि राहुल गांधी और बीजेपी का हिंदुत्व अलग अलग है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व की दबे अल्फाज में नुक्ताचीनी की।
शशि थरूर ने साथ ही ये भी कहा कि वो लोकसभा में कांग्रेस की जिम्मेदारी अदा करने को तैयार हैं। आम इंतखाबात में टीएमसी के किले में सिंध लगने से पार्टी सदमे में है। आपको बता दें कि टीएमसी की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हो रही हैं। जराये के मुताबिक टीएमसी के लीडर पाला बदलने के लिए पड़तोल रहे हैं। 3 रुकने असेंबली और 55 कॉर्पोरेटर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जराये के मुताबिक 3 चेयरमैन भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय के घर पर टीएमसी के कई अरकान मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। प्रणब मुखर्जी ने अपने हाथों से मोदी को मिठाई खिलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करना अच्छा तजुर्बा होता है। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना में गर्मी का कहर, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। शदीद गर्मी और गर्म हवाओं की जद में आकर 18 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। सरकारी जराये का दावा है। नाज़रीन, तेलंगाना में गर्मी का कहर बरकरार है। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। शदीद गर्मी और गर्म हवाओं की जद में आकर 18 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में गर्मी का कहर नाज़रीन, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। शदीद गर्मी और गर्म हवाओं की जद में आकर अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी जराये का दावा। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल का दावा है कि वो वीर सावरकर 2 कौमी नजरिए के मुहर्रिक थे। बघेल के मुताबिक सावरकर के इस नजरिए को बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे बढ़ाया। एक प्रोग्राम के दौरान भूपेश बघेल ने कहा है कि ये तारीखी सच्चाई है कि हिंदू महासभा और वीडी सावरकर ने सबसे पहले मजहबी बुनियाद पर 2 ममलिकतों के कयाम का मुतालबा किया था, जिस पर जिन्ना ने अमल किया। लोकसभा में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी की नजर राज्यसभा पर है। इस वक्त राज्यसभा में एनडीए को 102 नशिस्तें हासिल हैं और 2020 तक उससे ऐवान में अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद अब बीजेपी की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हुई है। इस वक्त राज्यसभा में एनडीए के 102 अरकान हैं और इम्कान है कि 2020 में इसे ऐवान बाला में भी अक्सरियत हासिल हो जाएगी। रवां साल राज्यसभा की 10 जबकि 2020 में 72 सीटें खाली होंगी। 72 में 55 सीटें अप्रैल में खाली होंगी। आइंदा बरस नवंबर में राज्यसभा की 11 सीटें खाली होंगी, उनमें 10 उत्तर प्रदेश में खाली होंगी। एनडीए को उम्मीद है कि 2020 तक वो 123 की आदात को हासिल कर लेगा। उत्तर प्रदेश में 2020 में राज्यसभा की 10 नशिस्तें खाली हो रही है और बीजेपी को उम्मीद है कि उनमें से 9 सीटें उसको हासिल होंगी। और अगर जेडीयू, एआईएडीएमके और शिवसेना की सीटों को जोड़ दिया जाए तो 2020 तक 123 के जादुई हिंसे को आसानी के साथ पार कर सकती है। इसके अलावा कई और जमातें ऐसी हैं जो इस मामले में एनडीए के साथ जा सकती हैं, जिसमें टीआरएस, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी जमातें शामिल हैं। राज्यसभा में एनडीए की मौजूदा पोजीशन: बीजेपी 73, एआईएडीएमके 13, जेडीयू 6, अकाली दल 3, शिवसेना 3, नामजद 3
और RPI 1। आने वाले दिनों में कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात हैं, जिनमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड काफी अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। तीनों रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है और इन रियासतों में मिलने वाली सीटों पर राज्यसभा की सीटें भी मुनस्सिर करेंगी। 123 के आदाद को हासिल कर लेने के बाद बीजेपी को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में कई बिल इल्तिवा में हैं, इन्हें पास कराने में इसे आसानी होगी, जिनमें 3 तलाक बिल, मोटर व्हीकल एक्ट, सिटीजनशिप, हुसूल अराजी बिल काबिल जिक्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार में जेडीयू के सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने आरजेडी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाब में जात की बुनियाद पर आरजेडी ने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनकी करारी हार हुई। करते हैं जेडीयू के बिहार अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से। क्या है सर, आज जिस तरह से आरजेडी के अंदर घमासान मचा हुआ है, उसके बाद समीक्षा बैठक आज हो रही है। आरजेडी चाहे महागठबंधन के लोगों के साथ एक दिक्कत हुई। वो 15 बरस पहले बिहार की जो स्थिति थी, उसी के आधार पर अपना स्ट्रेंथ का आकलन कर रहे थे। समय बीतने के साथ आवश्यकताओं का रूप भी बदलता है। आरजेडी के भीतर भी तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उनके विधायक हैं उनकी तरफ से भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी हार हुई है ना। इस ढंग की हार तो लोग कल्पना में भी नहीं किए हुए थे। और जब आदमी मुगालते में रहता है, जब जमीनी हकीकत नहीं देखता है और बिहार आज कहाँ खड़ा है इसको समझ नहीं पाता, और पूरा महागठबंधन जो था, आप देख लीजिए, कुछ चेहरे को ले आए, अब उन चेहरों के साथ अपने जाति को जोड़ दिए। जिनकी कोई आधार नहीं थी उनको 3-3 टिकट दिया गया, किसी को 5 टिकट दिया गया। तो इससे सीट जीत जाइएगा क्या? समीक्षा से कुछ फायदा होगा उन लोगों को? देखिए, हारने के बाद तो समीक्षा होती ही है, करना भी चाहिए, लेकिन जब तक दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बिहार को जो समझ नहीं पाएगा और समाज जहां खड़ा है इसको नहीं समझ पाए, जातीय घरौंदे की राजनीति से अब देश नहीं चल सकता है। 2-3 सीटों को छोड़ दीजिए, बिहार में सभी सीटों पर 1 लाख वोट से ऊपर की जीत हुई। ये क्या साबित करता है? कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड के सरायकेला में फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान झड़प हुई। नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर सिक्योरिटी एहलकारों की टीम पर फायरिंग की। इस नक्सली हमले में 26 जवान जख्मी हुए हैं। शदीद तौर पर जख्मी जवानों को रांची लाया गया। जख्मी जवान 209 कोबरा बटालियन और झारखंड जैगवार के हैं। सरायकेला के कुचाई एरिया में चुनाव के समय में नक्सलियों द्वारा चुनाव को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में आईडी लगाया गया है। बहुत सारी आईडी अभी भी जंगलों में लगी हुई है और चुनाव के बाद लगी हुई आईडी से राज्य के और गांव के मवेशी और जनता किसी तरह से घायल नहीं हो, इसको लेकर के राज्य पुलिस द्वारा वहां पे नक्सलियों के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। उसी प्रक्रिया के तहत कोबरा, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस का एक संयुक्त अभियान वहां चल रहा है। वहां पे जो रेयरिंग एरिया है, अरहंज एरिया है, वहां के जो अगल बगल के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर जो नक्सली सीसी कमांडर है अनल उर्फ पतिराम माझी, उसके द्वारा वहाँ पे आसपास के सभी क्षेत्रों में एंटी पर्सनल माइन और बड़ी माइन्स लगाई गई हैं। उसका क्लियरिंग अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत 3 दिन से जो अभियान प्रारंभ हुआ है, उसमें आज कोबरा और जगुआर की टीमें उस एरिया में गई थी और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में एंटी पर्सनल माइन नक्सलियों के द्वारा ट्रिगर किया गया, जिसमें कुल 11 जवान हमारे घायल हुए हैं।
माह रमजान में रोजे रखना बाइस अजर तो है ही, पर साथ ही रोजेदारों की खिदमत करना भी सवाब का काम है। रोजेदारों की खिदमत का ऐसा ही एक नज़ारा महाराष्ट्र के अमरावती में देखने को मिला है, जहां इतवारा बाजार इलाके में मंसूरी बरादरी की जानिब से रोजेदारों के लिए पूरा मुफ्त सहरी का नज़्म किया जाता है और हर दिन यहाँ कई सौ तलबा और मुसाफिर सहरी करते हैं। मंसूरी बरादरी के लोग चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम हर बड़े शहर में होना चाहिए ताकि सहरी के लिए किसी को भटकना न पड़े। काम अल्लाह के लिए अंजाम देते हैं। सहरी का जो निज़ाम चलता है वो खाली अल्लाह के लिए और हमारी नीयत है कि इसका बदला हमें आखिरत में। लेकिन जब मैं अमरावती आता हूँ तो ये शहर मुझको बिल्कुल अपना जैसा महसूस होता है। यहाँ जो इंतज़ाम पर मामूर हैं मंसूरी समाज के लोग, इंतहाई मुबारकबाद हैं। सबसे पहले हम उनके शुक्रगुजार हैं, तमाम उलमाए इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और तमाम मदारिस के नुमाइंदे कि वो इतना अच्छा इंतज़ाम सहरी का कर। न्यूज़ लाइव में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।